एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो तेजस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि हमारे तेजस के लिए उत्तम एसआर रडार ऑलरेडी डेवलप हो चुका है और इसका इंटेंस ट्रायल चल रहा है। पर अब एक खबर निकलकर सामने आई है जिसमें कि यह कहा जा रहा है कि 51% जो तेजस होंगे उसमें उत्तम एसआर रडार ही लगकर आएगा। 51% कैसे? 40 तेजस का पुराना ऑर्डर था जो कि MK1 वाले वेरिएंट थे और 83 तेजस MK1A वाले वेरिएंट हैं। जो 40 हैं उनमें आपको पता है कि एसआर रडार ही लगकर आएगा, एसआर रडार नहीं लगकर आएगा तो उत्तम लगने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और जो 83 एयरक्राफ्ट हैं उनको मिलाकर 123 एयरक्राफ्ट हो जाते हैं। अब 123 एयरक्राफ्ट का अगर हम लोग 51% निकालें तो वो लगभग 62 से ज्यादा ही होता है, यानी कि लगभग 63 एयरक्राफ्ट होता है। 40 में तो ऑलरेडी लगकर नहीं आने वाला है क्योंकि उसमें एसआर रडार का इस्तेमाल होता है। 83 तेजस का जो ऑर्डर दिया गया है MK1A वाले वेरिएंट का, उसमें से 63 एयरक्राफ्टों में उत्तम एसआर रडार का इस्तेमाल होगा। ये चीज HAL के ऑफिशियल्स ने कही है। ये भी उन्होंने बताया कि 20 एसआर रडार जो इजराइल के एल्टा रडार हैं उनको खरीदा जा रहा है, उसी के लिए ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, जबकि 63 तब तक हमारे उत्तम बिल्कुल डेवलप हो चुका होगा, मास प्रोडक्शन के लिए रेडी हो चुका होगा, DRDO से बात हो चुकी है, उन्हीं का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। उत्तम एसआर रडार की कुछ जो अभी करंट में स्थिति है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसको 2 तेजस के प्रोटोटाइप में भी लगाकर देखा गया है, ट्रायल किया गया है। इसके अलावा एक एग्जीक्यूटिव जेट में भी लगाकर देखा गया है। तेजस के LSP-2 और LSP-3 में इसको लगाकर देखा गया, जिसमें कि 30 घंटों की उड़ान इस रडार के द्वारा भरी गई। और अभी तेजस में ये एयर टू एयर मोड में ट्रायल किया जा रहा है। जो एग्जीक्यूटिव जेट था उसमें 200 घंटों की उड़ान इसने भर ली है। उसमें एयर टू एयर, एयर टू सी और एयर टू ग्राउंड, इन तीनों मोडों में इसका ट्रायल हो चुका है। अब इसको जेट पे लगा के, जो फाइटर जेट है उस पर लगाकर, जो कि तेजस है उसमें लगाकर ट्रायल किया जा रहा है। इसमें भी यही होगा, एयर टू एयर का अभी ट्रायल चल रहा है, एयर टू सी होगा, एयर टू ग्राउंड होगा। इसके बाद इसको पूरी तरह से तेजस में लगने के लिए डेवलप्ड माना जाएगा। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि 2024-2023 जब भी तेजस MK1A का जो डिलीवरी है वो स्टार्ट हो जाएगी तो 20 एयरक्राफ्टों के बाद ये उत्तम एसआर रडार भी तेजस में लगकर आने लगेगा। पर अभी दिल्ली दूर है, 2025 तक की डेट कहीं नहीं गई है और हम देखेंगे कि 2025 के बाद ही तेजस में ये लगकर आ रहा होगा। वहीं हम लोग ये भी जानते हैं कि SU-30 MKI में भी एसआर रडारों का इस्तेमाल करना है और इसी उत्तम को SU-30 MKI के लिए भी डेवलप किया जा रहा है। इस पे रडार के जो एंटीना, इसमें RF मॉड्यूल्स की संख्या बढ़ाकर ये चीजें की जाएंगी। देखना यह है कि SU-30 MKI के लिए ये कब तक डेवलप हो पाता है। बात करते हैं वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की, जो कि अस्त्र पर बेस्ड एक मिसाइल होने वाली है जिसकी मारक क्षमता लगभग 40 किलोमीटर की है। इसका सफल परीक्षण किया गया इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज बालासोर में, उड़ीसा में। ये एक डेवलपमेंट ट्रायल है, जैसे कि अस्त्र एयर टू एयर मारक क्षमता वाला है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसका इस्तेमाल जनरली एयर डिफेंस सिस्टम में होने वाला है। अभी एयर डिफेंस सिस्टम में हमारे कई मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है, पर हर एरियल टारगेट को नष्ट करने के लिए केवल एक ही मिसाइल अगर चाहिए तो वो यही मिसाइल होने वाली है। वर्टिकली लॉन्च्ड होने का फायदा ये है कि यदि कोई परपेंडिकुलर मिसाइल भी आ रही है जो कि सबसे घातक होती है, उसको नष्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि इसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा बेहतर होने वाली है। यानी कि ये जो जिस एयर डिफेंस सिस्टम में लगेगा उसकी मारक क्षमता सबसे ज्यादा हो जाएगी। बात करते हैं भारत और फ्रांस के बीच के कॉपरेशन को लेके। भारत और फ्रांस की नेवी के बीच में एक एक्सरसाइज होने वाली है जो कि अप्रैल 2021 में होगी। अभी इसकी डेट क्लियर नहीं हुई है। दोनों ही नेवी आपस में बात कर रही हैं कि कौन सी डेट है जिसमें कि इस प्रकार की एक्सरसाइज हो सकती है। इसमें खास बात यह है कि फ्रांस का चार्ल्स डे गॉल, जो कि उनका एक 42,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो ग्रुप उसका पूरा भाग लेने वाला, जबकि भारत की तरफ से 44,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला INS विक्रमादित्य भाग लेने वाला है। इससे पहले भी दोनों ही देशों के बीच में एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ एक्सरसाइज हो चुकी है
और ये फिर से इसी प्रकार की एक्सरसाइज होने वाली है जो कि अरेबियन सी में भी होगी और इंडियन ओशन में भी होगी। 2 फेज में ये एक्सरसाइज होने वाली है जो कि अप्रैल में प्रपोज्ड है। भी देखना ये है कि क्या डेट निकलकर सामने आती है। इस प्रकार के कोऑपरेशन से जरूर ही इस इंडियन ओशन रीजन में जो चीन को मात देने की भारत का जो प्रयास है उसको सफल बनाने के लिए इस प्रकार की एक्सरसाइज बहुत ज्यादा आवश्यक है। बात करते हैं भारत और चीन रिश्तों की। ब्रिक्स 2021 सम्मेलन भारत में होने वाला है, ये प्रपोज्ड है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह कहा है कि उनको कोई आपत्ति नहीं है कि इस प्रकार की चीजें भारत में हो, ये ब्रिक्स का जो सम्मेलन है वो भारत में हो। इनफैक्ट वो भारत में इस प्रकार के सम्मेलन होने का सपोर्ट कर रहे हैं। अब बाहरी मन से कर रहे हो या आंतरिक मन से कर रहे हो ये कोई कुछ पता नहीं है, पर प्रेस वार्ता में तो उन्होंने ये कहा ही है। भारत इससे पहले 2 बार ब्रिक्स सम्मेलन को ऑर्गेनाइज कर चुका है भारत में, और 2012 में और 2016 में इस प्रकार की चीज हुई थी। अब 2021 में फिर से भारत में ये ऑर्गेनाइज होना है। भारत इसके लिए कमर कसा हुआ है। चीन ने कहा है कि वो भारत का सपोर्ट करेगा इस मीटिंग के लिए। वहीं हमने देखा था कि चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो निकलकर सामने आया था गलवान क्लास को लेकर। वीडियो भी मैंने बनाई थी, वो ब्लॉग भी हुई थी, कॉपीराइट क्लेम भी आया था, फिर वो छूट भी गई और फिर से वो चल रही है। आप उसको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस वीडियो के बाद चीन के लोगों में खुशफुसाहट मचने लगी। उसमें से कुछ लोगों ने ये उंगली उठाई कि इतनी कम संख्या आपके मतलब चीन के मृत लोगों की इतनी कम संख्या कैसे हो सकती है, भारत में तो इतनी ज्यादा है और इस वीडियो में इतनी बड़ी तादाद में लड़ाई दिखाई जा रही है, तो ये संख्या कुछ सही नहीं है, चीन गलत बोल रहा है। इसके लिए 3 ब्लॉगर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है चीन में, और कितनों को ही गिरफ्तार किया गया होगा ये हम नहीं जानते हैं, पर जो थोड़ी बहुत खबरें बाहर निकलती हैं चीन से उससे ये चीजें पता चलती हैं। इसके अलावा यह भी पता चला है कि लोग कह रहे थे कि भारत पहले पीछे हटा था, इसलिए तब जाके चीन डिसएंगेजमेंट कर रहा है। एक्चुअल में आर्मी के ऑफिशियल्स का कहना है और कई अखबारों में ये चीज निकलकर सामने आई है कि जब चीन ने नॉर्दर्न और सदर्न पैंगोंग त्सो के दोनों तरफ से अपने लोगों को पीछे किया, भारत ने वेट किया कि ये जो कृत्य कर रहा है चीन वो वेरीफाइड है कि नहीं है, और वेरीफाई करने के बाद ही भारत पीछे हटा है। और ये जो डिसएंगेजमेंट है ये किसी भी तरह से भारत की हार को नहीं दिखाता। ऐसे बहुत से लिबरल कह रहे हैं कि भारत की हार को दिखा रहा है, पाकिस्तानी तो कहते ही रहते हैं, उसके भारतीय लोग भी, भारतीय लिबरल्स भी ये कह रहे हैं कि चीन को हमें और पीछे धकेल देना चाहिए था, कुछ भी कर देना चाहिए था। पर एक्चुअल में चीन जब पीछे हटा दोनों ही जगह के पोस्ट, क्योंकि वो अग्रेसर था, ऑन पेपर हम जानते हैं कि वो अग्रेसर है, पर वो भारत को अग्रेसर दिखाने का प्रयास कर रहा है। अग्रेसर चीन था, इसलिए वो जब जमीन छोड़कर पीछे हटा तब जाके भारत पीछे हटा है। बहुत से लोग ये कह रहे होंगे कि हम अपने लोकेशन से पीछे क्यों हटे, हमें तो वहां पे डटे रहना चाहिए। एक्चुअल में जब जिस प्रकार की मीटिंग चल रही है उसमें दोनों ही तरफ से कोऑपरेशन देखने को मिलेगा, तभी जाके ये मीटिंग फ्रूटफुल होगी और डिसएंगेजमेंट हो पाएगा। और एज अ पर्सन, एज अ मानव हम ये जानते हैं कि डिसएंगेजमेंट होना जरूरी है, लड़ाई कहीं भी नहीं होनी चाहिए। किसी को सबक सिखाने के लिए अगर कोई जरूरी पड़ता है तब जाके लड़ाई करनी पड़ती है, पर हमेशा ही भारत का यह प्रयास रहता है कि लड़ाई कहीं ना हो। इसीलिए इस प्रकार के डिसएंगेजमेंट में हमें भी थोड़ी बहुत पहल करनी पड़ती है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।